Hello students, welcome to Chemophilus Lorica. Hopefully you all are fine and doing well और मज़े कर रहे होंगे क्योंकि जो कोरोना का दौर चला है उसमें स्टूडेंट्स के मज़े ही हैं ऑब्वियसली, मतलब बुरा मत मानना बट सच में स्टूडेंट्स के मज़े हैं। उसका कारण क्या है कि मैक्सिमम मेहनत टीचर्स को करनी पड़ रही है, ऑनलाइन वीडियो शूट करनी है, बनानी है, ऑनलाइन पढ़ाना है। हाँ, बट अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, फ़ोन अरेंज होना चाहिए सबके पास। कई बार ऐसा होता है फ़ोन नहीं होता, बहुतों के घरों में नहीं अफोर्ड कर सकते एक स्मार्टफोन जहाँ पे आप पढ़ सको। नेट पैक की दिक्कत, और कईयों के घर में 2-3 भाई बहन है तो तेरा मेरा चला रहता है एंड मेरी क्लास है तेरी क्लास है, इस तरह से चला रहता है। तो हाँ, वो सारी थोड़ी मतलब दिक्कतें हैं, बट उस सब के बावजूद बच्चे जितने भी हैं जो मेरे नोन में हैं या वैसे भी उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। उनको लग रहा है कि नहीं यार चलो पेपर तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, एंड ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पेपर हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो लॉस बेटा आप लोगों का है। उसका कारण क्या है कि अगर आप लोग इस टाइम सीरियसली नहीं पढ़ोगे ना, जब आगे कंपटीशन देना है, पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, वहाँ तो ये सारी चीज़ें, तब तो ये सब नहीं रहेगा ना। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि कोरोना था नहीं था, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो इसलिए आप अभी भी जितना टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। आज गाइज मेरे को ना बोलने में दिक्कत हो रही है बार बार, क्योंकि मेरी जीभ पे बिल्कुल जो टिप होती है ना उसमें छाला हो गया है एंड उसमें बहुत पेन है। तो मैं बहुत रुक रुक के एंड बड़ी, आपको लग रहा होगा मैम के बोलने की जो टोन है, लहजा है, कुछ कुछ तो डिफरेंट सा आ रहा है, वो मुझे दिक्कत तो कर रहा है, बट एनीवेज शूट तो करना ही था, है ना। एंड ओके, तो जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है हमारा आगे। हमने लास्ट टाइम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे, वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जो आपका मेन मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आजकल चला हुआ है, मतलब एटम के लिए प्रेजेंटली, जिसको हम डिस्कस करते हैं, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्या चीज़ है, बट डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ मास 3000 kg, और उसकी पोजीशन बताई हुई है टू एन एक्यूरेसी ऑफ ±10 पिकोमीटर। मतलब ये एक्यूरेसी इतना कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वो अनसर्टेनिटी दी हुई है। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि +10 -10 दोनों हो सकता है, तो इतने रेंज तक रहेगा। तो यानी वो क्या है, डेल्टा एक्स दिया हुआ है पोजीशन के लिए। फॉर्मूला लिखो पहले तो, जो देखो आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखना है वो है आपका डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू h/4π, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो डेल्टा एक्स, उसके बाद मैंने लिख दिया इसको m डेल्टा v h/4π, फॉर्मूला आ गया। एंड अब इसके बाद आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी ये कैलकुलेट करना है। बाकी सारी चीज़ें मैं एक साइड ले जाती हूँ, चलो जी ले जाते हैं। h/4π और m भी नीचे आएगा, डेल्टा x भी नीचे आएगा, है ना। यस, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। मैं यूनिट्स नहीं लिख रही साथ में, बिकॉज मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि आप लोग यूनिट्स अपने आप कर लोगे। 4 इंटू 3.14, मास आपका ये है, केजी में है ऑलरेडी, तो ठीक है। अगर देखो केजी में नहीं है, कभी ग्राम में है, तो आपको केजी में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको 3 इंटू 10⁻³ लिख दिया है। एंड उसके बाद और क्या रह गया, डेल्टा एक्स 10 पिकोमीटर है। देखो 10 पिकोमीटर को आपको, ये जितनी यूनिट्स बाकी सबकी है ना वो मीटर में होती है, तो आपको पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिकोमीटर क्या होता है, 10 का तो मैंने 10 उतार लिया, एंड पिकोमीटर के लिए 10⁻⁻12 मीटर, राइट। कैलकुलेट किया 10⁻⁻11 मीटर, तो ये आपने यहाँ पे 10⁻⁻11 पुट कर दिया। सारा जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.76 इंटू 10⁻⁻27 मीटर पर सेकेंड। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान देना है, बाकी यूनिट वैसे आपको वैसे पता होनी चाहिए। वेलोसिटी की है तो मीटर पर सेकंड ही होगी, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी थी एंड कैलकुलेट करना था। ओके, नेक्स्ट है गोल्फ बॉल। हाँ, गोल्फ बॉल वाला आपका क्वेश्चन था। मास दिया हुआ है 40 ग्राम, देखो यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको केजी में पहले। एंड स्पीड आपको 45 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी दी हुई है, ये स्पीड दी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ दिस मच, तो यानी यहां से आपकी निकलेगी पहले अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालो जरा, क्या होगा, 2%। वो पता क्या कह रहा है, देखो इसका मतलब क्या है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी, मतलब स्पीड को जब आप मेजर करोगे तो उसकी एक्यूरेसी 2% तक रहेगी। मतलब
2% कम ज़्यादा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, 2% ऑफ किसका निकालेंगे, 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2/100 इंटू 45, ये आपका आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये अब आपने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा वी, ठीक है। और डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है, मास दिया हुआ है बस, अब बाकी पुट कर दो। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे आप, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई। इसमें जो मेरा रीज़न था क्वेश्चन देने का वो ये वाला पार्ट था कि ये आपको पता होना चाहिए कब आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है और कब, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था डायरेक्टली कह रखा था विद इन एन, उसमें आपको कह रखा था इज नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ, ठीक है। यहाँ किया हुआ है विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, का मतलब उसका 2% ज़्यादा 2% कम, किसका, स्पीड का। चलो जी, अब हमने निकालना है डेल्टा एक्स, तो मैं कर लेती हूँ h अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी, वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 6.6 इंटू 10⁻34 एंड 4 इंटू 3.14 फिर से आ गया। मास आपका, ओह मास देखो, मेरे को बड़ी बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है, हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देती हूँ जबकि जल्दबाजी में, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। 40 ग्राम, क्या आ जाएगा 40 ग्राम का, 40 डिवाइड बाय 1000, तो 40 इंटू 10⁻³ यही होगा ना, हाँ 40 डिवाइड बाय 1000, 40 इंटू 10⁻³ एंड डेल्टा वी ऊपर तो निकाला आपने 0.9, ठीक है। तो ये आपका जो सारा कैलकुलेट करके आएगा, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, लेट मी चेक, ये आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। यस, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको इन्हीं सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होगा, चाहे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या वेलोसिटी या कई बारी मास। वैसे यूजुअली मास नहीं आता, डेल्टा एक्स या डेल्टा वी में से ही कैलकुलेट करने को आता है, और या अगर कई बार आएगा तो डेल्टा पी डायरेक्टली, ठीक है। तो ये थे आपके पिछले वाले टॉपिक के क्वेश्चंस। अब हम बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले एक जीके का क्वेश्चन पूछूं, बायो वालों को शायद पता होगा, जिनको छाले हुए होते हैं उनके लिए क्या खाने को कहा जाता है, कौन सी कैप्सूल खाने को कहा जाता है या कौन सी टैबलेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बहुत फेमस है वो, कि ये कैप्सूल्स अक्सर कह दिया जाता है, ये कैप्सूल खा लो तो ठीक रहेगा। तो देखती हूँ कितने लोगों को आंसर पता है कि कौन से विटामिन, कौन से मिनरल, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको खाने से आपके छाले जल्दी ठीक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। देखो, अगले और नेक्स्ट का मैंने बोल दिया अगले टॉपिक पे। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने कहा ना, जब दिक्कत है जीभ में तो आपको टंग मूवमेंट का यूज़ करके बोलना होता है। कभी हमने नोट भी नहीं किया होगा, हम फटाफट से बोलते हैं, बट जब आप जीभ हिलाते हो या बहुत कभी अकेले बैठ के से सोचना कि हाउ डू यू स्पीक, हमें नहीं पता लग रहा। जब आप छोटे बच्चे को देखते हो ना, बच्चा कभी देखता है जब बोलना सीख रहा होता है, वो ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके ना जीभ करके देखता है कि कैसे बोलना है, तो तब तो पता लगता है कि हाँ जीभ का रोल है बोलने में। बाकी तो उसके बाद जैसे बड़े होते हैं, पटर 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 पटर, जैसे कि मैं अब बोल रही हूँ पटर पटर, ऐसे बोलते हैं और पता भी नहीं लगता हमें। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी कैप्सूल या कौन सा विटामिन ज़रूरी है जिसकी वजह से जो छाले अगर हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। तुम्हारे कमेंट आएंगे, तो जैसे ही कमेंट आएंगे जो जिसने बता रखा होगा, हाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लूँगी, बट उस पर जो भी है उसके अकॉर्डिंग सोच के मैं खा लूँगी, तो फटाफट से जो मेरे छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो तक मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी बोलने में, क्योंकि वो बहुत पेनफुल है, बट करना पड़ता है। तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ा करो ना यार। चलो आगे बढ़े। आगे है हमारा अगला टॉपिक, बोहर मॉडल हमने कर दिया। अब बोहर भाई सबका इसके आगे कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके आगे आपका रोल आ जाएगा नए मॉडल का, और नए मॉडल में बड़े ही लंबे चौड़े नाम वाले साइंटिस्ट हैं। पहले देखते हैं पिछले वाला जो बोहर मॉडल था उसके फेलियर के रीज़न। देखो, एक रीज़न तो हमें मेनली पता ही है कि आपके बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग वो कहता था इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, बट एक्चुअल में फिक्स्ड नहीं है ना। बोहर मॉडल ने दूसरी बात है ये भी नहीं कहा कि वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया। बाद में आपके दो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों ही बोहर मॉडल के साथ कोऑर्डिनेशन में इन अकॉर्डेंस नहीं है ना। मतलब बोहर मॉडल इन दोनों के साथ, इन दोनों की थ्योरी के साथ मैच नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, ये देखो मैंने लिख भी रखा है, दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट इन आर इन कॉन्ट्रडिक्शन लिखना था भाई, ओ माय गॉड। कॉन्ट्रैक्शन मत करना, कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है तब जब आप ओवरलोडेड हैं काम से और फटाफट सारे काम निपटाना चाहते हैं,
तो एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है कि ये दो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर इन कॉन्ट्रडिक्शन विद बोहर मॉडल की जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट है। तो फाइनली बोहर मॉडल आपका कहना चाहिए कि फेल हो गया, नया मॉडल आया। नया मॉडल आपका क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक पूरी ब्रांच है, ठीक है, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें स्टडी होती हैं। पहले जो ब्रांच थी उसका नाम था क्लासिकल मैकेनिक्स, और वो मोशन के बारे में बताती थी फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स जब इंक्लूड की है वो छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करती है। तो इसीलिए नीड क्यों थी? क्योंकि ये तो खाली बड़े पार्टिकल्स को स्टडी कर रही है, जितने छोटे पार्टिकल्स की मोशन है या जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं उनको स्टडी करने के लिए कोई तो ब्रांच चाहिए थी ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स आई। एंड उसके अलावा इसका एक प्लस पॉइंट और क्या था कि इसने डुअल नेचर ऑफ मैटर को भी कंसीडर किया। तो कंसीडर करते हुए ही ये मॉडल बना है, ठीक है, या ये एक ब्रांच बनी है, ये कहना चाहिए। अब बारी आई भारी भरकम नाम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये पूरी बड़ी सी इक्वेशन है, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन एंड ऑल नहीं पता करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में। आपको जस्ट ये इक्वेशन आनी चाहिए कंप्लीटली। डेल्स बता देती हूँ मैं आपको। ये जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, पहली बात तो ये है कि किस पे ये आपका एरविन श्रोडिंगर पूरी ब्रांच इन्होंने दी, इन्होंने अपनी इक्वेशन दी, उसके बेसिस पे पूरी ब्रांच है जिसको कि हम पढ़ेंगे। डिटेल में नहीं, सुपरफिशियली पढ़ेंगे। डिटेल में एक्चुअली आपका पूरा फिजिक्स का टॉपिक है या फिर केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स लेटेस्ट स्टेज पे आता है, इस लेवल पे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है कि आपको अभी इस चीज़ का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है ना। एंड वेव मोशन को इसने कंसीडर किया साथ में, तो ये वेव मोशन को ध्यान में रखते हुए ही इक्वेशन लिखी गई है। अब देखो डेल स्क्वायर साई, ये साई में बताऊंगी क्या है, ये वेव फंक्शन है एक तरह का। डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई मतलब ये प्लस में आएगा, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में, तीनों डायरेक्शन में पहले तो वेव फंक्शन की डिफरेंशिएशन की हुई है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कोऑर्डिनेट्स। प्लस में क्या है 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर और ब्रैकेट में ई माइनस वी साई फिर से आगे इक्वल टू 0। अब ये इतनी बड़ी सी जो इक्वेशन है ना, ये याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है हर डायरेक्शन में उसके रिगार्डिंग ये दिया गया है, ठीक है। और क्योंकि हम एटम के मॉडल की बात करें ना, ऊपर से ये जो ई और वी है, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड बाकी तो आपको पता ही है, एम आपका मास है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो अगर मैं खाली ये देखूं, साई आपका वेव फंक्शन है एक, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट में या एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है उसके रिगार्डिंग क्या है, फिर वाई में, फिर जेड में, तीनों का अलग अलग आपने प्लस कर दिया है, ठीक है। चलो जी आगे देखें अब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मुझे लगता है सबने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, मैं छोटा सा डायग्राम बता देती हूँ। ये है वेव और जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड एक्स वाई जेड आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब तीन डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन के। ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, ई टोटल एनर्जी है याद रखना, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये देखो एक आपको दिया गया है ना डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई यानी कि जो वेव फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, फिर क्या आया विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। तो अलग अलग डायरेक्शंस में लिया गया है। अब पूरी इक्वेशन को, जो आपकी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन है, उसको शॉर्ट में कर दिया है। शॉर्ट में कैसे किया है, एच उसके ऊपर ये कैप से लगाई हुई है ना, उसको कैप पहनाई हुई है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए, और साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये कैप क्या है, बेसिकली मजाक की बात अलग है, कैप नहीं बनाई हुई है, ये ऑपरेटर के लिए साइन है। तो ऑपरेटर्स आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े हैं, बट मैंने कहा ना थोड़ा सा, मैंने तभी कहा था थोड़ा सा डिफरेंट था टॉपिक है, आप लोगों को लगेगा भाई क्या चीज़ है ये। और दूसरा जो दुर्भाग्यवश बात यह है कि पूरी डिटेल अभी है नहीं आपके इस क्लास में, तो पूरी डिटेल भी आपको नहीं बताई जा सकती और आधा अधूरा ज्ञान जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा। तो एच कैप जो लगा है ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, एच नाम से है ये, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ई आपका सेम वही टोटल एनर्जी है, शॉर्ट फॉर्म है ये इक्वेशन की, ठीक। ऑपरेटर्स, ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी मैथ्स का पार्ट है। एंड कहना चाहिए कि फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, नो डाउट केमिस्ट्री में यूज़ होता है, बट जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है।
ऑपरेटर्स क्या होता है कि किसी भी आप फंक्शन है, जब आप ऑपरेट करते हो किसी चीज़ पे, कोई भी चीज़ आप लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो ऑपरेटर है, जो ऑपरेशन होगा वो चीज़ अलग होगी। इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में ना ये सारी चीज़ें होती हैं, एक पूरी अलग से ब्रांच है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें डिटेल में नहीं जाना है फिलहाल के लिए, आप ये इतना कट शॉर्ट वाली चीज़ जो है इतना समझ लीजिए। ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाएंगे, ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ना कि ज़्यादा अभी कुएं में ऐसे मतलब डुबकी मारना चाहोगे अंदर जाके तो भी कुछ समझ नहीं आएगा। बेहतर ये है कि आप अभी फिलहाल इस टॉपिक के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सुपरफिशियली जितना पता होना चाहिए मैं उतना आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, उतना ही जानिए, ठीक है। धीरे धीरे करके अपने आप पता लग जाएगा, है ना। चलो, और उसके बाद जो पूरी इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन या इसको सॉल्व किया जाता है। आप सोचोगे इसको कैसे सॉल्व करते होंगे, जैसे आपने डिफरेंशिएशन था ना, लिखा हुआ था डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन लगा के वैल्यूज पुट करके पूरा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन से हमें क्या पता लगता है, वैल्यूज आती हैं ई और साई की, यानी टोटल एनर्जी की और वेव फंक्शन की वैल्यूज आती हैं। अब बात आती है कि वैल्यूज ऑफ ई क्या है। वैल्यूज ऑफ ई जो है वो क्वांटाइज वैल्यू है, क्वांटाइज मतलब फिक्स वैल्यू है किसकी, एनर्जी की, कि इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, कहाँ है ना, तो उसकी क्वांटाइज या फिक्स लेवल्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी लेवल्स की अलग अलग वैल्यू होंगी ना, आपका इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो अलग एनर्जी की वैल्यू होगी, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, तो ये ई वही आपका देता है क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी विच द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव, जो कि हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। और साई क्या है आपका, वेव फंक्शन, मैं पहले बता चुकी हूँ। अब बार ये हम बार बार साई 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 करे जा रहे हैं, क्या है साई, ठीक है। साई आपका एक्चुअली इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें या कि ओवरऑल इसका रोल क्या है, तो साई का अपने आप में कोई रोल नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का है, ठीक है। एक अकेला साई कुछ नहीं कर सकता, जब दो साई मिल जाते हैं तब कुछ होता है। तो एक अकेला साई कोई सिग्निफिकेंस नहीं, दो साई यानी कि साई स्क्वायर, दो साई मतलब टू साई मत कर देना, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर आपका बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव हम कह सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन वेव की बात करें तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी बोलोगे, या अगर इस पूरी चीज को आसान भाषा में समझना चाहो तो ये कि साई स्क्वायर आपका ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, अराउंड द एटम जहां भी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो साई पता लग गया हमें, साई स्क्वायर पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। ओके, तो अब बात आती है कि रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के आसपास जो पूरा एरिया है उसके बारे में, वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताता है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताएगा, ठीक है। उसको हम पूरे को क्या कहते हैं मिला के, ऑर्बिटल। अभी तक बोहर मॉडल किसके बारे में बात करते थे, ऑर्बिट के बारे में। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स लेके आया है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल का। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क है, हम डिफरेंस इसका पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो न्यूक्लियस के आसपास रीजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी है ना, अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको पूरे को अगर आप मिला दो या एक साथ बात करो तो हम कहते हैं कि क्या है वो, ऑर्बिटल। और जो बोहर का कॉन्सेप्ट कहता था वो क्या कहता था, सर्कुलर एक पूरी वो रिंग सी है, उसी में इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ सा है। तो वो और ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर बात आती है कि वेव फंक्शन किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसको जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, इसीलिए ऑर्बिटल वेव फंक्शन या सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। बेसिकली आपने क्या जानना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट्स इट। और एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, एग्जांपल देती हूँ। कभी देखा है मधुमक्खी के छत्ते के आसपास मधुमक्खी कैसे भी बनाती है, कभी इधर उधर ची 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 तो नहीं करती, इस तरह से करती है ना कुछ। तो वो जो बजिंग है उस बी की हर डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो छत्ते के आसपास ही होगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगी, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि आपने क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बिल्कुल उस मधुमक्खी की तरह है और कोई एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन नहीं है, लेकिन वो हर डायरेक्शन में घूम रही है आसपास, और प्रोबेबिलिटी पास में जो मतलब उस छत्ते के आसपास ज्यादा है। सेम चीज आपके एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए है कि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी। तो फिर हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया जा सकता है जो कि इसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, इस मूवमेंट को या इस मोशन को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने बात की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कैसे कहना चाहिए कि डिस्क्राइब करेंगे। देखो, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, वो एरिया, वो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे, जो कि डिस्क्राइब कर सकता है या बता सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। अब ये डॉट्स क्या है, अभी मैं डायग्राम आपको एक दिखाऊंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वो पूरे एरिया को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और दूसरी बात ये है, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती,
है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन दूर कहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही नहीं, है ना। प्रोबेबिलिटी तो है ना, बारिश हो सकती है भाई। कभी ये नहीं कह सकते ना कि बादल है तो बारिश होगी ही होगी। कभी कभार बादल होते हैं, बारिश हो जाती है, कभी कभार नहीं होते। तो दैट कैन बी, जिसको हम कहते हैं ना कि आप परफेक्टली अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी वर्ड उसके लिए बेस्ट है। सर्टेनिटी नाम की चीज इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एंड अब हम देखेंगे एक फिगर जिससे कि हमें पता लगेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या चीज़ है ना। डॉट्स के बारे में बात कर रहे थे या इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, चलिए वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखो मैंने एक ये डायग्राम से बनाया हुआ है, यहाँ डॉट 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 सेंटर में ज़्यादा बनाया हुआ है, दूर दूर जाते हुए कम हो गया, मतलब उसकी डेंसिटी डॉट की कम होती जा रही है। तो कोई इसकी शार्प बाउंड्री नहीं है, बट एक्चुअल में जब हम बुक्स में कई बार यहाँ पे ना बाहर एक बाउंड्री जैसी बना दी होती है, वो जस्ट इसलिए कि आपको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना हाइपोथेटिकल या अंदाजे से हम बना लेते हैं कि हाँ अपनी सहूलियत के लिए, कि हम समझ सकें, राइट। बट एक्चुअल में देयर इज नो शार्प बाउंड्री। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको आपने डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और डॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियर विद इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली उतने एरिया में ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं। फिर बात आती है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस। तो ऑर्बिट आपका क्या था? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ था। सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ आप ऑर्बिटल की एक्चुअली डिफरेंस जो है ना, ये मतलब श्योर शॉर्ट है, +2 के क्वेश्चन में आता ही आता है। तो आप ये डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ आपकी डेफिनेशन आ जाएगी ऑर्बिटल की। फिर ये कैसी मोशन बताता है? प्लेनर मोशन। और ये आपकी 3D मोशन, हर डायरेक्शन में घूम रहा है। ये तो खाली प्लेनर मोशन बताता है, जो सर्कुलर डिस्क थी वो एक प्लेन के लिए थी, ठीक है। फिर क्या बात आती है कि ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, वेव करेक्टर बोलो या डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में नहीं था, है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं था। बट ये है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद दीज 2 कॉन्सेप्ट जो हमने अभी भी पढ़े, डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। फिर क्या कि आपका और डिफरेंस क्या हो सकता है कि ऑर्बिट आपका सर्कुलर है या डिस्क लाइक होगा ज्यादा से ज्यादा ऑर्बिटल्स में, लेकिन क्या है, अलग अलग शेप है। एस जो आपका ऑर्बिटल है, अभी इसकी शेप भी आपको डिटेल में करनी है इस चैप्टर में, आपके सिलेबस में है। तो एस ऑर्बिटल आपका है स्फेरिकल, स्फीयर देखा हुआ जैसे बॉल होती है वैसा। और पी डम्बल, जो लोग जिम में जाते हैं वैसा शेप आप कह सकते हो, बट उसको डम्बल शेप बोलते हैं। बट हाँ, जैसे जो जिम में डम्बल उठाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, बट यस शेप इज कॉल्ड एज डम्बल शेप। जब हम पी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ेंगे तो आपको देख के अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। और सोचो जरा क्या डिफरेंस हो सकता है, मैं तो बता ही दूंगी मगर आप भी सोचो कि क्या और डिफरेंस हो सकता है। देखो पहली बात ये है, ऑर्बिट में आपका कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, है ना, डायरेक्शन की बात हो ही नहीं रही है, प्लेनर मोशन है। यहां पे लेकिन डायरेक्शन आ गई एक्सेप्ट स्फेरिकल, ठीक है। डायरेक्शन मतलब आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चल रहे हो, तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक यहां आ गई ऑर्बिटल में, लेकिन यहां पे नहीं है। फिर बात आती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं और ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं। तो ऑर्बिट में कितने होंगे? 2n²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको याद ही रखना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट। अब जो अगला टॉपिक है ना वो आपका आएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्वांटम मैकेनिकल का मॉडल, मतलब कुछ पॉइंट्स तुम थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं। एंड एप्लीकेशन सोचा तो मैंने ये था कि इसको इसी टॉपिक में कवर अप करूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज के लिए इतना ही काफी है। एंड ये टॉपिक मैं नेक्स्ट में कवर अप कराऊंगी, क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस नहीं कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, ऑर्बिटल में कैसी इसकी स्पिन है, वो सारा कुछ बताते हैं क्वांटम नंबर, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं ये और वो मतलब टॉपिक कंटिन्यूटी में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और प्लीज गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब 3 चीज़ है जो मैं आपसे कहती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड जितनी ज़्यादा आप वीडियो को लाइक या शेयर करते हैं, यूट्यूब अपने आप उसको रिकमेंड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भरमार मात्रा में पहुँच पाएंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है बाकी काफ़ी बच्चे ऐसे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ज़रूर पहुँच पाएगा। एंड इसीलिए मैं आपसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, राइट। एंड वन मोर थिंग, हाँ एक चीज़ और आपको और बतानी थी मुझे कि इस चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाएगा, इसके बाद +1 में से मैं बीच बीच में से टॉपिक्स पिक करूंगी, उसकी वीडियोस बनाऊंगी। एंड हम उसकी वीडियोस जो भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है
तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि +1 में कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है या आपको लगता है जिसकी वीडियो मैं बनाऊं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग के फटाफट से रिप्लाई आ जाएंगे और वो लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, तो एक एक करके मैं उस लिस्ट को आपकी ख्वाहिशों को पूरी करती जाऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये शॉर्ट तो कुछ बोलना नहीं था, है ना। तो आखिरी में जो हम कहते हैं ना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सेंटेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सच बताऊँ, कभी भी हम जाते हैं ना अगर किसी फंक्शन में, अब तो बड़े हो गए हैं, छोटे में ना कोई भी आता होता था स्कूल में, ऐसे इंतजार कर रहे होते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता था स्टेज पे खड़ा होकर वो क्या बोल रहा है बंदा जो गेस्ट आया है, बट एक चीज़ पता होती थी, जैसे ही वो सेंटेंस बोलेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तो मतलब हमारे कान ऐसे तरफ से होते थे कब बोलेगा, ये पता लगेगा कि ठीक है जी अब ये जाएंगे और हम क्लैपिंग करेंगे, बस उसके बाद भागो। वो वाली स्टेट होती थी। वो भी एक टाइम था, छोटे थे बचपन में, मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है किसी के पास टाइम नहीं ज़्यादा सुनने का। काम की चीज़ बोलते हैं। FB पेज एंड इंस्टा को गाइज प्लीज फॉलो कीजिए, एंड कम्युनिटी पोस्ट एंड जो आपका FB पेज है उस पर रेगुलरली क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं उम्मीद करती हूँ एंड ऑर्डर भी देती हूँ एज अ टीचर कि आपको जाके रेगुलरली वो क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी जो नॉलेज है उससे इंक्रीज होती जाएगी। वो जो क्वेश्चंस है ना, देखो जो चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट क्वेश्चंस डलते हैं वो डिफरेंट है इंटायरली, एंड जो FB पेज पे है वो इंटायरली डिफरेंट है। दोनों का लेवल भी अलग है, अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि दोनों जगह क्वेश्चंस को आप रेगुलरली ट्राई किया करो, बस बाकी और कुछ नहीं करना। ढेर सारा अपना प्यार, सपोर्ट एंड जो अब तक आप लोग देते आए हैं वो आगे भी प्लीज देते रहिए। एंड बस कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका, आपकी अपनी लॉरिका। एंड बाय बाय, टेक केयर।